Assalamu alaikum to everyone, and today we are going to discuss an important article that is re-engagement possible? इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, जिसके अंदर जो है वो बीजेपी की जो परफॉर्मेंसेस है वो क्या रही, हाउ इलेक्शन रिजल्ट्स विल impact regional environment, especially regarding जो है पाकिस्तान, how Muslims in India will be treated, and how legislation by the new government in India will impact Muslims. और इंटरेस्टिंगली थर्ड टाइम जो है वो मोदी जो है वो जीत चुके हैं, और सरप्राइजिंगली इस मरतबा वो किसी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत चुके, बल्कि एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके। इस बार जो है वो उनको जो है वो कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी। द बीजेपीज इलेक्टोरल विक्ट्री हैज हैंडेड नरेंद्र मोदी अ थर्ड कंसेक्टिव टर्म इन ऑफिस। इस मरतबा जो इलेक्शन हुई है उसके बाद जो है मोदी को जो है वो एक थर्ड कंसेक्टिव टर्म मिला है। In a closely fought election, the Congress Party India alliance made an unexpectedly strong showing. This left BJP short of a majority to form government on its own and broke the myth of Modi's invisibility. तो invisibility का जो मतलब होता है, that is the quality of being too strong to be defeated or changed. इस मरतबा मोदी जो है वो थर्ड टर्म जो है वो उसने कंसेक्टिव लिया है, लेकिन इस मरतबा वो किसी सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं आए, बल्कि उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अलायंसेस बनाने पड़ेंगे दूसरी पार्टीज के साथ। Nevertheless, Modi cobbled together a majority with alliance partner to govern, but with a diminished mantle. अब यहाँ पे जो टर्म है cobbled together, उसका जो मतलब है वो है to produce something quickly and with great care or effort. He will head a coalition government and have to rely on wily and fickle political allies. इस मरतबा नरेंद्र मोदी को जो है वो अपने अलाइज जो हैं, जो पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वो उनके ऊपर रिलाय करेगा। पिछली मरतबा जो पास टर्म्स रह चुके हैं उसके अंदर जो है वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जीत चुके हैं, और उस सिचुएशन के अंदर जो है उनको किसी पार्टनर्स या एलीज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर अ मैन unsuited to sharing power, dealing with coalition politics and regional kingmakers will be uncharted territory, as well as contending with a powerful opposition. इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि एक मोदी एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने कभी भी किसी के साथ पावर शेयर नहीं किया, ना किसी के साथ कोलिशन पॉलिटिक्स की है, और जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास के अंदर जीत चुके। दिस चैलेंजिंग सिनेरियो विल ओब्लाइज मोदी 3.0 to focus a great deal of attention on domestic political consolidation. इस मरतबा जो तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर का, उसके अंदर उसको डोमेस्टिकली एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करनी है, यानी जो उसके साथ पार्टनर्स हो गए उनको भी साथ साथ लेके चलना है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। That will likely see him double down on his Hindutva ideology to reinforce his Hindu base, especially as the BJP was mostly unable to make inroads beyond its stronghold. इस मरतबा मोदी के लिए जो चैलेंज है वो यही है कि उसको कोलिएशन पार्टनर्स के साथ गवर्नमेंट बनानी है, और उसका एक नुकसान जो इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को होगा वो ये होगा कि उसकी जो हिंदुत्व पॉलिसी है, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है,
वो उसको और डबल डाउन जो है करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो वीक हो चुका है। वीकनेस की मैनिफेस्टेशन ये है कि उसको कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, तो उस वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसको जो हिंदू आइडियोलॉजी है हिंदुत्व का, उसको जो है वो और डबल डाउन करेगा, जिसका डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट है वो मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा। Modi and BJP's vicious anti-Muslim rhetoric during the election campaigns was more than just a tool of political strategy. और हमेशा की तरह जो मोदी का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो एक एंटी मुस्लिम रेटोरिक बना के जो है वो इलेक्शन के अंदर जीतना होता है, और इलेक्शन जीतने के बाद भी वो उसी पॉलिसीज को जो है वो कंटिन्यू करता है। It reflected party ideology and its deep-seated belief about the Muslim in Hindu India. Its hardline policy toward Muslim is therefore likely to continue. So यही पॉसिबिलिटी है कि मोदी की जो मुस्लिम्स की तरफ जो एक हार्डलाइन पॉलिसी है वो जो है वो कंटिन्यू होगी इस मर्तबा भी। Coalition partners are unlikely to restrain the BJP in this regard, और उनके साथ जो पार्टनर्स होंगे वो भी उसको रोक नहीं सकेंगे इस जो है वो रिगार्ड में, इस पॉलिसी के हिसाब से। To consolidate its Hindu constituency, the Modi government might pursue with even greater vigor its हिंदुत्व एजेंडा। सो यही बात हमने डिस्कस की कि वो इस मरतबा और एक ग्रेट फोर्स के साथ जो इसकी हिंदुत्व का एजेंट है वो इसको जो है वो तेज करेंगे। इन्वॉल्विंग एक्शंस सच एज यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंडिंग रिजर्वेशंस फॉर मुस्लिम एंड सीजिंग मॉस्क इन वाराणसी एंड माथुरा टू क्लेम देम एज ओल्ड टेम्पल। तो यहाँ पे बात की जा रही है हिंदुत्व पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने प्रपोज किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अब आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर एक डाइवर्स जो है वो रिलीजियस सेगमेंट्स रहते हैं और डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, और डिफरेंट रिलीजन्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। अब सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर जो कि हर बंदे के ऊपर सेम तरीके से जो है वो अप्लाई होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबके लिए कानून जो है वो एक होगा। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मुख्तलिफ रिलीजन्स का, क्योंकि मुसलमानों के जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं, कल्चर्स और प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ है। अब फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम्स आर दी इंडियाज लार्जेस्ट माइनॉरिटी मेकिंग 14% ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिया के अंदर जो टोटल जो आबादी है उसमें 14% जो है वो मुस्लिम जो है वो रहते हैं। ये जो बिल है वो स्पेसिफिकली जो है वो रिलीजन के जो है वो लॉज है उनको जो है वो रिप्लेस करेगा। और अब मुसलमानों के अंदर जो कॉमन प्रैक्टिस है वो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी से मुराद है एक मुसलमान को ये इजाज़त है कि वो चार शादियां तक जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो इस जो सिविलियन लॉ है, जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, उसके तहत जो है वो उसमें ये बताया गया है कि कोई भी बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया के अंदर होगा वो एक ही शादी कर सकेगा, और वो कानून उसे बताएगा कि वो किसके साथ कर सकता है और किसके साथ जो है वो नहीं कर सकता। अब मुसलमानों के अंदर तो ये होता है कि जब कोई बंदा बालिग हो जाता है तो वो शादी कर सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक सिविल लॉ के मुताबिक जो है वो अगर कोई बंदा जो है वो अगर कोई मेल है वो 21 साल का होगा तब शादी कर सकेगा, और वुमेन जो है वो 18 साल की होगी तो वो तब शादी कर सकेगी। सो अब ये जो लॉ है वो मुस्लिम्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो उनके कॉन्ट्ररी है।
तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है वो एक मुस्लिम्स के लिए, जो खास करके मुस्लिम्स रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और इस लॉ के तहत अब मुसलमानों के अंदर ये होता है कि जो वो कजिन्स के साथ जो है वो शादी कर सकता है, ठीक है, और उनको अलाउ है कि वो अपनी जो है वो उनकी आंटियां जो होती हैं उनके साथ शादी अलाउ है। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है उसके अंदर कोई भी बंदा जो मुस्लिम्स या दूसरे लोग जो रहते हैं वो अपने कजिन्स के साथ भी जो है वो शादी नहीं कर सकते। ये उनके रिलीजन की प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स के जो है वो खिलाफ है। और इस लॉ के तहत जो है वो जो इनहेरिटेंस राइट्स है, ठीक है, वो सन और डॉटर के लिए दोनों के बराबर है। हालांकि मुसलमानों के अंदर जो है वो मेल का जो हिस्सा होता है प्रॉपर्टी के अंदर वो ज़्यादा होता है, और फीमेल का जो हिस्सा होता है वो कम होता है। सो दिस लॉ इज contrary to the Muslims as well as other religion minorities that are living in India. So it could be seen from the above discussed discussion that how the Hindutva policy in India is being promoted by the Indian Prime Minister Narendra Modi. तो किस हिसाब से जो है वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, वो किस तरह से जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी इंडिया में रहते हैं वो इन उनको इम्पैक्ट करेगा और दूसरी माइनॉरिटीज़ को। सो ये लॉ जो है वो एक ख़तरनाक लॉ है जो मुसलमानों को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। रिलेटेड टू दिस was the BJP's resort to Pakistan bashing in the election campaign. Modi compared his muscular response to cross-border terrorism with the infirm approach of his predecessors, saying he will continue to hit terrorists in their homes. हम घर में घुस के मारेंगे. His reference was to air strikes he ordered on Balakot in February 2019 after a terrorist attack in Pulwama in occupied Kashmir. सो नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तानी जो रिटोरिक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान को एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जिसकी एग्जांपल ये है कि उन्होंने 2019 के अंदर जो है वो बालाकोट के अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक्स की थी आफ्टर पुलवामा अटैक्स। BJP's leader other pronouncement on Pakistan were equally belligerent and offensive. और हमेशा जो उनकी जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव है वो एक ऑफेंसिव होता है। This too was part of the party's strategy to appeal to its Hindu support base. और ये सब जो एंटी पाकिस्तानी जो नैरेटिव है वो प्रमोट किया जाता है, उसका जो सिर्फ और सिर्फ जो मेन मकसद है वो यही है कि इंडिया के अंदर जो हिंदू बेस है वो वोट बैंक को जो है वो ग्रैब करना है। Having determined that the Pulwama episode had helped it reap rich electoral dividends in the 2019 लोक सभा इलेक्शन। और जो पुलवामा अटैक था, जो पुलवामा अटैक के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी और जो एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ थी उनको मोदी ने इलेक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया और उसके जो है वो रिजल्ट्स भी उसको मिले। अगेन anti-Pakistani riots were not just election politics but indicative of the combative approach the BJP government may adopt toward Islamabad. Moreover, domestic political problem will create the temptation to ramp up anti-Pakistani rhetoric and for Modi to harden his Pakistan policy. So इस चीज़ से यही ज़ाहिर होता है कि
इस जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट होगी उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो एंटी पाकिस्तानी होंगी और पाकिस्तान के साथ एक हार्ड लाइन पॉलिसीज़ होंगी। These factors do not create a propitious climate for India and Pakistan re-engagement, and in fact, the limited scope for a thaw in the firsty relationship. So, इन चीज़ों से यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक री इंगेजमेंट, जो पीस की पॉसिबिलिटी है, री इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप की जो पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल ही कम है। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक है प्रोप्शियस और था, तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लफ्ज़ जो इस आर्टिकल के अंदर जो यूज़ हुए हैं उसके अंदर है रिटोरिक। रिटोरिक कहते हैं स्पीच और राइटिंग दैट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर। प्रोनाउंसमेंट्स जो कहते हैं वो है फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट को कहते हैं। बैशिंग जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ पर्सन और अ ग्रुप। बेलिजरेंट कहते हैं एग्रेसिव एंड अनफ्रेंडलीनेस। टायरेट्स कहते हैं लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समबॉडी, किसी को क्रिटिसाइज करना। टेम्पटेशन का जो मतलब होता है वो द डिजायर टू डू और हैव समथिंग दैट यू नो दैट इज बैड और रॉन्ग। रैम्प अप का मतलब होता है टू मेक समथिंग इंक्रीज इन अमाउंट, और प्रोप्शियस का मतलब होता है लाइकली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट। था का मतलब होता है टू टर्न बैक इनटू वाटर आफ्टर बीइंग फ्रोजन, मतलब किसी चीज़ को बर्फ़ पिघलना जैसे हम लोग कहते हैं, यानी अच्छे ताल्लुकात बनना, यहाँ पे इसका ये जो है मतलब है। The path to normalization of ties is in any case strewn with formidable difficulties. अब strewn का मतलब क्या है और formidable का मतलब क्या है? Strewn means to cover a surface with things, और formidable means causing fear and apprehensions. तो strewn यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो normalization की जो बात है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है उसके ऊपर कवर है। कवर यानी मुराद के बहुत ही कम है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है। The diplomatic deadlock between the two neighbors has remained unbroken for the past 5 years. Deadlock का मतलब क्या है? Deadlock means a complete failure to reach agreement. So पिछले 5 सालों से जितनी भी टॉक्स हुई हैं वो सब के सब जो है, इवन 5 सालों से पहले भी जो टॉक्स हुई हैं वो completely फेल हो चुकी हैं। Relations were ruptured when India illegally annexed Jammu and Kashmir in August 2019, bifurcated it and absorbed it into the Indian Union in a brazen violation of United Nations Security Council. So पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो सबसे ज़्यादा ख़राब जो हुए थे वो 2019 के अंदर हुए थे, जब उन्होंने इलीगली जो है वो कश्मीर को एनेक्स कर दिया था। Formal dialogue was suspended by Delhi years earlier, and in February 2019, in the wake of Pulwama crisis, India slapped 20% customs duties on Pakistani imports in a bid to restrict trade with Pakistan. और जो पुलवामा क्राइसिस हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो 2% जो है वो इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, अगर कोई भी यानी पाकिस्तान जो चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर जो है मोदी सरकार ने 200% जो है वो कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर ली। Islamabad response to the Delhi's Kashmir action was halt trade altogether and downgrade diplomatic relations, recalling its High Commissioner. So पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो ट्रेड के जो ताल्लुकात है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और उन्होंने जो है वो हाई कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान का उसको वापस बुला लिया था। However, back-channel communication between them led in February 2021 to recommitment by both sides to observe a ceasefire and line of control in Kashmir in accordance with a 2003 understanding. सो बैक चैनल जो कम्युनिकेशन हुई है, बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है, उसके तहत जो है वो
2003 का एक MOU है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक जो है उसको हल करने की कोशिश की गई है. दिस वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉलोइंग द डेंजरस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन February 2019, when Indian airstrike and Pakistani territory pushed the two countries to the brink of conflict. Agreement on LOC truce mark a much needed de-escalation of tension. The ceasefire has since mostly held, but expectation that this temporary thaw would pave the way for the resumption of peace process did not materialize. अब जो MOU साइन हुए हैं उनके तहत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक टेंशंस के अंदर डी एस्केलेशन तो ज़रूर हुई है, यानी जो दोनों अतराफ की तरफ से फायरिंग होती थी वो कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक हरगिज़ पॉसिबल नहीं हुआ कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो एक ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ जाए. द डिप्लोमेटिक एम्बेसी हैज़ since persist with verbal clashes punctuating tense relation. Islamabad made the resumption of dialogue contingent upon India rescinding its August 2019 action. अब यहाँ पे जो कुछ important vocabulary के word है, जिस तरह impasse हो गया, persist हो गया और rescind हो गया, इसका मतलब जो है इम्बासे का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड. तो इम्बासे का मतलब है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही. रीसेंट का जो मतलब होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट अ लॉ नो लॉन्गर एग्जिस्ट. रीसेंट मतलब जो है वो जिस तरह इंडिया ने 2019 के अंदर आर्टिकल 270 जो है वो उसको जो है वो ख़त्म कर दिया. नो लॉन्गर एग्जिस्ट यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ख़त्म कर देना. Instead, it continued its repressive policy and human rights violation in occupied Kashmir. Despite Pakistan's protest, India proceeded in the next 3 years to undertake a slew of sweeping legal, demographic and electoral changes in occupied Kashmir aimed disempowering Kashmiris Muslim. सो इंडिया ने कश्मीर के अंदर जो है आर्टिकल 317 को रिवोक कर दिया और उसका मकसद जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस करना, लीगल चेंजेस करना और इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो कश्मीर का उसको चेंज करना था. दिस फर्दर विशिएटेड द क्लाइमेट एंड लेफ्ट टाइज मोर फ्राइड. सो दूसरा जो फैक्टर है वो एक तो हमने डिस्कस कर लिया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हर्डल क्रिएट करता है वो था पुलवामा क्राइसिस, ठीक है. उसके बाद जो अटैक हुआ था बालाकोट, दूसरी जो है वो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल. ये ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मोर फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं. In May 2023, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari visited India to attend a meeting of Shanghai Cooperation Organization, but this opportunity for re-engagement proved elusive as no bilateral meeting took place. Instead, the foreign minister of two countries traded stinging bows, while India's foreign minister Jaishankar accused Bilawal of being spokesperson of a terrorism industry. So 2023 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मीटिंग हुई थी SCO की. उसके अंदर पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गए थे वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे. तो उस वक्त भी वहाँ पे उनको वेलकम करने के बजाय उनके साथ एक्यूजेशन पाकिस्तान को लगाई गई, बजाय कोऑपरेशन की तरफ जाने के, डायलॉग की तरफ जाने के उल्टा जो है वो एलिगेशंस जो है वो लगाई गई. Meanwhile, another region was added last year to the long list of disputes between the two countries when India threatened to unilaterally modify the Indus Water Treaty dispute settlement provision. जो तीसरा एलिमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को पीछे धकेलता है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि पिछले साल इंडिया ने ये कहा था कि वो खुद से जो इंडस वाटर ट्रीटी की कुछ प्रोविजन है वो उनको ख़त्म कर देगा. It also boycotted a court of arbitration hearing at The Hague on Indian hydroelectric projects on Chenab and Jhelum River disputed by the Water Strait, Pakistan.
The 1960 treaty has for over 6 decades survived wars, confrontations, and tensions between the two countries. But Delhi's stance put at stake the fate of this vital treaty that governs the sharing and management of trans-boundary river. अब 1960 के बाद ये वो वाहिद ट्रीटी है जो आज तक जो है वो चलती हुई आ रही है, उसके प्रोविजन चलते आ रहे हैं। अब जाके इंडिया उनको यूनिलैटरली जो है वो प्रोवोक करने जा रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो रिलेशन किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। Against this fraught backdrop, the prospect for any normalization of relation appears slim. So इन बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो नॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो कितनी पॉसिबल है या नहीं है। वो अगर नहीं है तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर जो है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डिस्कस किए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हर्डल है पीस के वो कौन कौन से हैं। This is certainly the need for a working relationship and regular commission, even by a back channel to manage tensions. Normalization of ties, however, has to be on reciprocal and mutually beneficial basis. For now, Delhi's well-known terms for re-engagement, minor settlement of disputes, Modi's hostile stance on Pakistan and BJP's leaders' threat to seize Azad Kashmir hold out little hope for any forward movement in bilateral ties. सो इस आर्टिकल के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पीस की पॉसिबिलिटी है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या करंटली दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो पीस की तरफ जाएंगी या पीस के जाने के लिए उनके दरमियान जो हर्डल्स हैं वो क्या आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।